ओके माइक चेक ओके वीडियो का कुछ प्रॉब्लम है क्या एक बार चेक करो तो ये बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं साउंड चेक करो साउंड चेक ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन हमारा एक आखिरी कॉन्सेप्ट गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में रह चुका है एंड दैट इज डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी ओके पेज नंबर 2.116 पे प्लीज आ जाइए डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी ठीक है सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी कम्स टू एन एंड नाउ ही इज नॉट लायबल टू मेक द पेमेंट ओके तो कब श्योरिटी डिस्चार्ज होता है ब्रॉडली क्लासिफाइंग 3 कैटेगरीज है श्योरिटी कब डिस्चार्ज होता है 1 इज बाय रेवोकेशन सेकंड इज बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर एंड थर्ड इज ऑन इनवैलिडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिसमें से हमारा पहला वाला पॉइंट हो चुका है और ये तीसरा वाला पॉइंट भी हमारे जो बेसिक सेक्शंस थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उसमें वो कवर हुआ है तो फटफट फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज देख लेते हैं और फिर सेकंड कैटेगरी में हम लोग बाकी का पूरा लेक्चर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज होता है सबसे पहला पॉइंट इज बाय रेवोकेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कंटिन्यूइंग गारंटी क्या रिवोक हो सकती है बट दिस रेवोकेशन विल बी वैलिड ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस वेरी गुड पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी क्या अभी भी लायबल ही रहेगा और अगर स्पेसिफिक गारंटी है स्पेसिफिक गारंटी में अगर ट्रांजैक्शन हो चुका है तो श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है और आप अब रिवोक नहीं कर सकते बट हां अभी तक अगर ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है तो ऐसे केस में रेवोकेशन इज पॉसिबल सो दैट्स द ओनली थिंग अबाउट रेवोकेशन बाय नोटिस ओके रेवोकेशन बाय नोटिस जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है कि कंटिन्यूइंग गारंटी तो रिवोक हो सकती है बट दिस रिवोकेशन विल बी वैलिड ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस he is going to be liable for all the transactions that have already happened before the notice was given. और स्पेसिफिक गारंटी आप रिवोक करना चाहते हो तो आप कर लो बट ट्रांजैक्शन होने के पहले वंस द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड देन खत्म है बात आप ऑलरेडी लायबल हो चुके हो मेरे को 2 दिन पहले किसी ने ये सवाल पूछा था मैम अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा ठीक है तो अब हम इस पॉइंट पे आ जाता है सपोज श्योरिटी की डेथ हो गई श्योरिटी ने गारंटी ली है बट श्योरिटी की डेथ हो गई
Death will also act as a revocation. Death will also act as a revocation, but this revocation will be valid only for future transactions. This revocation will be valid only for future transactions. तो जिस दिन श्योरिटी की डेथ हुई उसके बाद के सारे ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी रिवोक हो जाती है. श्योरिटी जब तक जिंदा था और तब तक जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं तब तक के लिए तो श्योरिटी की ऑलरेडी लायबिलिटी अराइज हो चुकी है. अभी उन ट्रांजैक्शंस के लिए अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी लायबल हो गया है. श्योरिटी लायबल हो गया, बट श्योरिटी तो अभी है नहीं, वो तो शांत हो गए. तो ऐसे केस में श्योरिटी के बिहाफ पे उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है दे विल मेक द पेमेंट, but they will not be personally liable. They will be liable to make the payment, but the payment will be taken only from the assets of the surety who is no more. उनकी कभी भी पर्सनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होती. देखो ना, ट्रांजैक्शंस तो हुए हैं, गुड्स हमने बेचे हैं, बट गुड्स हमने बेचे हैं ऑन क्रेडिट. गुड्स हमने बेचे हैं ऑन क्रेडिट, तो हो सकता है ना ट्रांजैक्शन तो हो चुका है बट क्रेडिट पीरियड 4 महीने बाद का है. बट श्योरिटी की डेथ अभी इस दौरान हुई है. ट्रांजैक्शन तो हो चुका है, ट्रांजैक्शन हो गया है, बट पेमेंट अभी तक डिमांड नहीं किया. उस बीच श्योरिटी की डेथ हुई है. तो हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन जब हुआ था तब तो श्योरिटी जिंदा था ना, तो लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है, क्योंकि क्रेडिटर ने भी अगर गुड्स दिए श्योरिटी के बेसिस पे ही गुड्स सप्लाई किए हैं. बराबर ना? कि चलो अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया, श्योरिटी तो है ना, वो मेरे को पैसा दे देगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, इसलिए श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है. इवन इफ द श्योरिटी इज नो मोर, मींस डेथ हो चुकी है, हमारे क्रेडिटर को डरने की जरूरत नहीं है. पहले तो क्रेडिटर डेटर के पास जाएगा, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? डेटर ने अगर पैसा दिया क्या बात है, बट अगर डेटर ने पैसा ना भी दिया तो भी क्रेडिटर को डरने की जरूरत नहीं है. श्योरिटी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको ये पैसा देंगे. लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली नहीं, बट फ्रॉम द एसेट्स दैट दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द डिजीज्ड श्योरिटी, उससे वो पैसा लेकर रीपेमेंट क्रेडिटर को कर लेगी. आई बात समझ में? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड डेथ एक्ट्स एज अ रेवोकेशन, but that will only be for future transactions. So debt operates as revocation only regarding to the future transactions. Future transactions मतलब after the death of the surety. और जो transactions already हो चुके हैं for the past transaction, surety की जो estate मतलब property, assets liable रहेगी. Yes or no, guys? And thirdly is novation. हाँ, novation आप ही बताओ, what do you mean by novation? Entering into a new contract in discharge of a old contract. यहां पे क्या हुआ है? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो श्योरिटी है, से फॉर एग्जाम्पल S is the surety, डेटर इज डी, मिस्टर डी, एंड क्रेडिटर इज मिस्टर सी. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था मिस्टर डी, सी और एस के बीच में. अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिस्चार्ज कर दिया, कैंसिल कर दिया, और उसी के बदले में हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जहां पे डी द डेटर है, सी द क्रेडिटर है, बट श्योरिटी की जगह पे एस नहीं है, श्योरिटी की जगह पे मिस्टर ए है एज द श्योरिटी. पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी कौन था? एस. अभी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ए. पार्टीज जो है वो चेंज हुई है, बट टर्म्स सेम है. पार्टीज जो है वो चेंज हुई है, एस से कौन आ गया? ए, बट टर्म्स आर द सेम. इसको क्या कहते हैं? नोवेशन. क्या पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया? और अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है, पुराना श्योरिटी एस भी क्या डिस्चार्ज हो गया? तो यही तो कॉन्सेप्ट है, डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी.
बराबर ना? तो श्योरिटी अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज बिकॉज नाउ अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड, जिसमें डेटर और क्रेडिटर तो सेम है, सेम पार्टीज है, एक ही पार्टी चेंज हुई है, और वो कौन सी पार्टी चेंज हुई है? श्योरिटी। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो श्योरिटी था वो तो डिस्चार्ज हो गया ना। हाँ, देखा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन झालं। देखो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज श्योरिटी इज गेटिंग डिस्चार्ज बाय रेवोकेशन। बाय डिस्चार्ज हो जाना मतलब समझता है ना, उसकी लाइबिलिटी का दी एंड हो जाना। कब होता है? फर्स्ट इज बाय नोटिस, बट कंटिन्यूइंग गारंटी में नोटिस देके आप डिस्चार्ज हो सकते हो ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, और स्पेसिफिक गारंटी में अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो ही आप डिस्चार्ज होते हो। सेकेंड पार्ट इज बाय डेथ। डेथ विल ऑल्सो डिस्चार्ज यू, बट ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस आफ्टर द डेथ। पास्ट के लिए श्योरिटी लायबल है, बट श्योरिटी तो है नहीं, तो क्या होगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उससे जो एसेट्स ली है, प्रॉपर्टी ली है, उससे लायबिलिटी रीपे करेंगे। और तीसरा है नोवेशन। यू एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। पुराने कॉन्ट्रैक्ट का जो श्योरिटी है कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। झालं, इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था। वैसे ही तीसरा क्लासिफिकेशन जो है ना, वो भी आप चेक कीजिए, वो भी आपका ऑलरेडी हो चुका है इन द बेसिक टॉपिक्स। इनवैलिडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहां है मैं आपको बताती हूं। 1.20, हाँ। एनी गारंटी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब आपने झूठी बातें बोली है, भले ही आपको लग रहा होगा ये सच है, बट सच तो नहीं है ना। बातें तो क्या झूठी है, और झूठ को सच समझ के हमने गारंटी ली है, बाद में पता चला मसला तो कुछ और ही है। क्या हमें ऐसा लगेगा कि धोखा हुआ है? इसलिए हमने पहले ही कह दिया, कोई भी गारंटी जो आपने ली है थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। ओके, तो कोई भी गारंटी जब आप लेते हो बाय टेलिंग झूठी झूठी बातें, चाहे आपने झूठ को झूठ समझा या सच समझा है, फर्क नहीं पड़ता है, झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, यू आर ब्रेकिंग द ट्रस्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। एंड ऑल्सो गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलिंग द फैक्ट। आपकी जिम्मेदारी है बोलना, बट आप चुप रहते हो, इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। इसका एक्चुअल टर्म है फ्रॉड। कंसील करना मतलब छुपाना। आपने सच को छुपाया है। कोई इंसान सच को क्यों छुपाता है? जब उसके इरादे नेक नहीं होते, बराबर ना? तभी तो आप सच को छुपाते हो। ये भी इनवैलिड रहेगा। आपने अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट को छुपाकर, सुनो ना, गारंटी ली है, दिस इज फ्रॉड एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विल नॉट बी वैलिड, दैट इज इट इज इनवैलिड। और ये वाला पॉइंट हमारा हुआ है अदर कोश्योरिटी नॉट ज्वाइनिंग। मैंने कहा था कि जब तक स्वप्निल सर भी गारंटी नहीं लेते तब तक मेरी भी गारंटी वैलिड नहीं है। स्वप्निल सर ने आपकी गारंटी लेने से मना कर दिया, तो क्या मैं भी आपकी गारंटर रहूंगी? तो ये गारंटी भी वैलिड नहीं रहेगी। सो वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that the creditor shall not act upon it until another person has joined, the guarantee is not valid if the other person does not join. दो नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव। मतलब अगर स्वप्निल सर हाँ बोलते हैं, हम दोनों को श्योरिटीज, और अगर स्वप्निल सर ने मना किया तो हम दोनों में से कोई भी गारंटर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बताया था ना एग्जाम्पल। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं चाइनीज में कुछ बोल रही हूं?
आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है विच इज वेरी 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 very important, and that is discharge of surety by the conduct of the creditor. Page number 118. ओके सुनो ना मेरी बात. बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वेरिएंस मतलब वेरिएट करना. वेरिएट करना मतलब चेंज करना. वेरिएट करना मतलब चेंज करना. तो सुनो ना मेरी बात. आपने गारंटर से गारंटी ली अपॉन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. जैसे गारंटर ने गारंटी ले ली, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर लिया. मतलब जो बेसिस पे गारंटी ली है, क्या वही टूट चुका है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या गलत है? एग्जैक्टली लॉ मेकर्स को भी वही लगता है. इसलिए लॉ मेकर ने कहा कल जाके गारंटी लेने के बाद डेटर और क्रेडिटर ने आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस अगर चेंज कर लिए, जिस दिन टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुए उस दिन से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है. उस दिन से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है. मतलब जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस सेम थे तब तक श्योरिटी लायबल है. बट जिस दिन आपने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज किए उस दिन से क्या हो जाएगा? बोलो ना. हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. देखो मेरे को आपको एक एग्जांपल बताना है जो इंस्टीट्यूट ने इंटर लेवल पे पूछा हुआ है. फॉर्चुनेटली बिकॉज आई टीच सीए इंटर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस का तो मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि कैसे कैसे सवाल इंस्टीट्यूट इन सेक्शंस के ऊपर पूछता है. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. सुनो ना, डोंट टॉक. क्या हुआ है? चलो आप सीए बन गए, बट अनफॉर्चुनेटली जिस साल आप सीए बने मार्केट में रिसेशन था. जॉब ही नहीं मिल रही आपको. ये आप हो, रो रहे आप. महसूस कीजिए अपने आप को. मोए मोए हो गया. या आप हो, रो रहे हो आप. ठीक है कि सीए बन गए फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है. नाउ यार आप मेरे पास आते हो और कहते हो कि मैम, ओ मैम प्लीज कहीं नौकरी दिलवा दीजिए, सीए बन गए बट जॉब ही नहीं मिल रहा है. अब मेरी पहचान एक बैंक में है, अच्छी खासी बैंक, बड़ी बैंक है इंडिया की, वहां पे पहचान है. I go to the bank and I tell the banker, hey banker, I know this kid from CA foundation level. सिंसियर बच्चा है, बच्ची है, जो भी है, अच्छे से काम करेंगे
और कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इसको नौकरी पे रख लो, इसकी गुड कंडक्ट की गारंटी मैं लेती हूं। ऐसे करके आई टुक योर गारंटी। तो आप कौन हो गए? मैंने आपकी गारंटी ली है, हु एम आई? और मैं आपके गुड कंडक्ट के गारंटी किसको दे रही हूं? बैंकर को। तो बैंकर कौन है? क्रेडिटर। ठीक है। अब देखो, इवेंचुअली आपको उस बैंक में नौकरी पे रखा जाता है फॉर 50,000 रुपीज पर मंथ। रिसेशन चालू है ना, बट अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री जो है, मार्केट जो है, इंडिया जो है, रिसेशन से डिप्रेशन में चले जाता है। और अब बैंकर कह रहा है आई कैन नॉट अफोर्ड दिस सर्विसेज बाय दिस स्टूडेंट, आई नीड टू रिमूव यू। मतलब ले ऑफ्स हो रहे ना, बहुत सारे कंपनीज के ले ऑफ। तो अब ले ऑफ में सबसे पहला नाम आपका है। आप बहुत रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, कहते हो नहीं नहीं भाई मुझे प्लीज नौकरी पे रख दो, ये नौकरी की बहुत जरूरत है। लगे तो 50,000 नहीं, मेरे को 30,000 रुपए आप दे दो, बट मेरे को नौकरी से प्लीज मत निकालो। और जिस दिन जॉब पे लगे थे उसके 6 महीने बाद आपने 50 से 30,000 रुपए सैलरी पाने का अग्री कर लिया है। अब देखो, जब मैंने आपकी गारंटी ली थी तब सैलरी कितनी थी? क्योंकि मेरे को पता था 50,000 में इट्स अ रीजनेबल डिसेंट अमाउंट, आपके छोटे मोटे शौक वॉक सब पूरे हो जाएंगे, मौज मस्ती अय्याशी हो जाएगी। बट जब 50 से 30 आपकी सैलरी की गई है, आप लोगों ने मुझे नहीं कहा है, ना बैंकर ने ना आपने, और 30,000 पे आपने आपकी रिड्यूस सैलरी एक्सेप्ट कर ली। साल भर बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, अकाउंट्स हुआ, तो पता चला आपने तो बहुत बड़ा कांड किया है ऑर्गेनाइजेशन में, और बैंक के फंड्स को स्टाइपेंड किया है। मतलब समझ लो, ठीक है, हेरा फेरी की है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ठीक है। और जैसे ये कांड बाहर आता है, सबसे पहले बैंकर गुस्से में मेरे पास ही आता है, हे मैम देखो आपने ये बच्चे की गारंटी ली थी गुड कंडक्ट, और देखो क्या कांड किया है उसने, स्कैम हो गया। अब बताओ, विल आई बी लायबल फॉर दिस लॉसेस दैट द बैंकर हैज सफर्ड? व्हाई नो? देखो, एक्चुअली डिपेंड्स कि आपने क्या डे 1 से ही कांड किया है, मतलब आप वाहियादी हो। ठीक है, डे 1 से ही कांड अगर किया है तो 6 मंथ्स जितना वैल्यू है ऑफ द फ्रॉड, आई विल बी लायबल फॉर द लॉसेस। बट अगर आपने कांड 6 महीने बाद करना चालू किया है क्योंकि आपकी सैलरी कम हो गई थी, तो ऐसे नहीं तो वैसे आपको पैसे निकालने थे, आपके शौक, फ्रेंड्स, खास फ्रेंड्स के खर्चे उठाने के लिए। अब ऐसे केस में अगर 6 महीने बाद आपने फ्रॉड किया है, आई विल नॉट बी लायबल। वाई विल आई नॉट बी लायबल? क्योंकि यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए हैं, तो मैं डिस्चार्ज हो गई हूं। योर द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। तो से फॉर एग्जाम्पल आपकी नौकरी 1 जैन को लगी है, 6 महीने बाद आपने कांड करना चालू किया है, तो यहां पे कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट, मैम मतलब श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। हाँ, व्हाई? एज देयर इज अ variation, that to this variation was made without the surety's consent. बराबर ना? यहां पे डेटर और क्रेडिटर ने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया है, वो भी श्योरिटी के कंसेंट के बगैर, तो हम कहेंगे श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। श्योरिटी कब से डिस्चार्ज हो जाता है? नॉट फ्रॉम डे 1, ओनली फॉर ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएशन। श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस सब्सिक्वेंट, मतलब क्या? आगे के, बाद के, आफ्टर
बोलना जरूरी था, लास्ट टाइम आपने गड़बड़ की थी. फॉर ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएशन. हो गया लिख के? मेरे साथ साथ क्यों नहीं लिखते हो आप लोग? इसने जूस कम दिया और झाग ज्यादा दिया. हो गया? How many of you all have a Paytm account? उसमें अगर कुछ फंड्स हो गए तो उसको बैंक में विड्रॉ कर लेना, ठीक है? यू नो व्हाट इज हैपनिंग? हाँ ठीक है. क्या हो रहा है नहीं पता आपको? ऐसे याद आया तो बोल दिया मैंने. ट्वेंटी फेब के बाद यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज द मनी इन योर पेटीएम, or you will not be able to put in money also. You can take out the money, okay? So you need not worry, just take it out. शेयर्स थे किसी के पास पेटीएम के? 197 कम्युनिकेशन कंपनी का नाम है. पेटीएम इज द ट्रेडमार्क. कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस. तो पैसे तो डालना ही मत. अगर पैसे हैं उसको विड्रॉ कर लीजिए. डन? मतलब नहीं उसको. ओके, दिस इज नॉट इनसाइडर न्यूज अनिकेत. दिस न्यूज इज ऑलरेडी आउट 2 days बैक. इट्स नॉट इनसाइडर इंफॉर्मेशन. दिस न्यूज इज पब्लिक. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. स्क्रीन स्विच. ये चिट्ठी को आपने पॉइंट नंबर ए के वहां पे चिपका दिया ना टेक्स्ट बुक में. पॉइंट नंबर ए, वेरिएशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन. तो या अच्छा, श्योरिटी ने अगर कंसेंट दिया है, कंसेंट दिया है तो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. तो इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन द टर्म्स बिटवीन द प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, it would discharge the surety in respect to all the transaction which are happening subsequent to the variation. Subsequent मतलब बाद में. बराबर ना? नेक्स्ट, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. मैंने आपको एक टर्म बताया था,
The liability of the surety, everyone pay attention, is co-extensive with that of the principal debtor. याद है आपको? जितनी लाइबिलिटी डेटर की है टुवर्ड्स द क्रेडिटर, उतनी ही लाइबिलिटी श्योरिटी की है टुवर्ड्स द क्रेडिटर. मतलब जितना पैसा इसको इसे देना है, उतना ही पैसा ये भी इसे देगा. इससे उसे किसे? ऑन योर स्क्रीन आ रहा है ना सब कुछ. अब अगर डेटर की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, क्या श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है? से फॉर एग्जाम्पल हमारे क्रेडिटर ने एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है. फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल डेटर. पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, उसके बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है. तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो श्योरिटी था, क्या वो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा? बट उससे इंपॉर्टेंट ये दूसरा वाला पॉइंट है, क्रेडिटर ने ऐसी कोई एक्ट की है जिसके वजह से हमारा श्योरिटी मतलब हमारा प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो जाता है. अरे प्रिंसिपल डेटर ही अगर लायबल नहीं है तो श्योरिटी की तो लायबिलिटी का सवाल ही नहीं होता. बराबर ना? पक्का? देखो सुनो सुनो, से हमारा घर बन रहा है, उसी घर में हमें कुछ फर्नीचर की जरूरत है. तो अब क्या हुआ, हमने कारपेंटर से कहा कि आप हमारे लिए ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स बनाइए, स्टडी टेबल हमारे लिए बनाइए, ये कबर्ड्स जो है हमारे लिए बनाइए. बट आप वही मटेरियल से ये कबर्ड बनाना, स्टडी टेबल बनाना, जो मटेरियल हम आपको खरीद के देते हैं, टिम्बर हम खरीदेंगे, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. टिम्बर की शीट्स रहती है, जो कंपनी का स्टैंप चाहिए स्टैंप लग के मिल जाएगा. ग्रीन प्लाई तो ग्रीन प्लाई, सेंचुरी तो सेंचुरी, कुछ भी. बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. तो हम कहते हैं हम आपको टिम्बर मतलब वुड खरीद के देंगे, उसी टिम्बर से आप हमारे लिए ये हमारे कपाट बनाना और ये स्टडी टेबल बनाना. अब ये कारपेंटर जो है ना, इसकी गारंटी एक दूसरे सीनियर कारपेंटर ने ली थी, बिकॉज दिस कारपेंटर वाज न्यू इन द इंडस्ट्री बट वाज सजेस्टेड बाय आवर आर्किटेक्ट. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल इट्स मी एंड दिस इज दिस कारपेंटर एंड दिस इज दिस सीनियर कारपेंटर. Senior carpenter. This is junior carpenter. ये सीनियर कारपेंटर ने इस जूनियर कारपेंटर की गारंटी ली है कि ये मैम आप टेंशन ना लो, ये जूनियर को मैंने काम करते हुए देखा है, अच्छे से काम करेगा, सफाई का काम है, इट्स वेरी गुड एंड विल गिव यू ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डिमांडेड इन द टाइमलाइन. तो ऐसे करके इस सीनियर कारपेंटर की गारंटी पे, सीनियर कारपेंटर की गारंटी पे मैंने क्या किया, इस जूनियर को अपॉइंट कर दिया एज माय कारपेंटर. बट मैंने इस जूनियर को कहा कि तू फर्नीचर तब भी बनाएगा जब मैं तुझे सामान सप्लाई करूंगी. आई विल गिव यू द टिम्बर एंड देन यू मेक द फर्नीचर. अब देखो क्या हुआ, मैंने ही टिम्बर नहीं दिया तो कारपेंटर ने फर्नीचर नहीं बनाया. बट क्योंकि फर्नीचर नहीं बना, मैं गुस्सा हो गई और मैंने ये श्योरिटी को स्यू कर लिया. सवाल ये उठता है, कैन आई स्यू द श्योरिटी? नो. व्हाई? बोलो ना. अरे मैंने ही टिम्बर सप्लाई नहीं किया तो ये कैसे फर्नीचर बनाएगा? मैंने डिफॉल्ट किया है. आई हैव ओमिटेड टू सेंड द रॉ मटेरियल फॉर विच ही वांट्स टू मेक द फिनिश गुड्स. इसमें गलती कारपेंटर की नहीं, इसमें गलती क्रेडिटर की है. कितना मजा है ना बोलने में, आपकी गलती है ना. यहां पे क्या हुआ है, क्रेडिटर ने ओमिट किया. क्रेडिटर ओमिट्स टू सेंड द टिम्बर, हाँ ऑफ कोर्स टू द
carpenter, because of which carpenter, he could not make the furniture, मेरे साथ साथ ही लिखो, within the given time. बट इसमें कारपेंटर की कोई भी गलती नहीं है. यू कैन नॉट स्यू. यू मतलब मेरे एग्जाम्पल में आई कैन नॉट स्यू द कारपेंटर. दिस कारपेंटर, दैट इज द श्योरिटी, is discharged. The surety is discharged. Done? तो सुनो ना मेरी बात, डेटर की लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो श्योरिटी की भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है. यहां पे अगर सामान ही नहीं मिला, ये काम कैसे करेगा? तो श्योरिटी काम की गारंटी कैसे लेगा? यहां पे गलती डेटर की नहीं है, यहां पे गलती क्रेडिटर की है. अरे हो कि नहीं? क्रेडिटर हैज ओमिटेड टू सेंड द मटीरियल विच वॉज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्नीचर. क्रेडिटर की हरकत के वजह से डेटर काम नहीं कर पाया, तो श्योरिटी क्यों गारंटी लेगा? समझो आप, हरकत किसकी बुरी है? क्रेडिटर की. हमने गारंटी क्रेडिटर के लिए नहीं लिए, डेटर के लिए लिए, ये याद रखना. यहां पे गलत सबसे पहले क्रेडिटर ने किया है बाय नॉट सप्लाइंग द रॉ मटेरियल. आप मटेरियल दो ना, फिर अगर टाइम में नहीं बनता है हमारा फर्नीचर तो आप श्योरिटी को स्यू करो. यहां पे आप मटेरियल नहीं दे रहे हो तो इसमें गलती किसकी है? आपकी ही है, क्रेडिटर की गलती है. ओके, आ जाओ टेक्स्ट बुक्स पे फटफट. दे सकते हो क्या कॉर्ड प्लीज? थैंक यू. आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे. तो एक छोटा सा वर्ड है, इसी के ऊपर इंस्टीट्यूट ने सवाल कर दिया. क्रेडिटर ओमिट्स. ओमिट करना मतलब कुछ काम ना करना. क्रेडिटर का काम था मटेरियल देना, जो उसने नहीं किया. क्रेडिटर को मटेरियल देना चाहिए था, जो उसने नहीं दिया. इससे क्या हो जाएगा? डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा. और जैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है डेटर, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है. हाँ, इसकी अगर लायबिलिटी नहीं है तो इसकी लायबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता है. बराबर ना? नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ, ये 2-3 पॉइंट्स है, कंपाउंड्स विथ, गिव्स टाइम, अग्रीज नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर. एक एक पॉइंट देखते हैं. इसको ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है. Discharge of surety 1.
when the creditor compounds with मतलब composition, compound करना मतलब compromise करना, composition, compound, out of the court settlement types, पता है settlement जैसा, उसको कहते हैं composition, compound करना. आपने क्या कर दिया, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर दिया और कंपाउंड कर लिया, श्योरिटी को बीच में लिया भी नहीं आपने. बट अब कंपाउंड करना मतलब समझता है ना, सेटल करना. से 5 लाख रुपए डेटर को देने थे. क्रेडिटर कहता है ठीक है यार 5 लाख के बदले तू 2 लाख भी दे देगा ना तो चलेगा, दे दे भाई 2 लाख. तो डेटर ने 2 लाख दे दिए. आपने क्या किया, 5 लाख का डेट 2 लाख में सेटल किया है. और ये आप दोनों ने अग्री किया है, डेटर ने भी और क्रेडिटर ने भी. बाद में क्रेडिटर 3 लाख रुपए श्योरिटी से नहीं मांग सकता है. मांगेगा क्या, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि आपने 5 लाख के बदले में 2 लाख सेटलमेंट किया है. सो नाउ दिस इज ओवर एंड आउट. इससे 2 लाख ले लोगे, उससे 3 लाख ले लोगे, ऐसा नहीं होता है. फॉर दैट 5 lakhs यू हैव एक्सेप्टेड 2 lakhs. दैट्स ओवर एंड आउट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज डन. श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड. श्योरिटी इज डिस्चार्ज क्योंकि माना जाएगा डेटर ने डिफॉल्ट ही नहीं किया है, क्रेडिटर ने ही 5 के बदले 2 लाख का सेटलमेंट कर लिया है. और श्योरिटी तो तब लाइबिलिटी अराइज होगी ना जब ये डिफॉल्ट करे. यहां पे डिफॉल्ट की बात नहीं है, यहां पे हमने सेटलमेंट ही कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज ही कर दिया, कॉम्पोजिशन ही कर लिया है, कंपाउंडिंग ही कर लिया है. ओके, पॉइंट नंबर 2 and 3 आर इंपॉर्टेंट. प्रॉमिस टू गिव टाइम and promise not to sue. और उससे जुड़े हुए अगले वाले पॉइंट है केसेस व्हेन श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज. मैं दोनों को साथ में पढ़ाने वाली हूं. प्रॉमिस टू गिव टाइम. मेरे साथ साथ ही लिखना, फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए. सुनो, से फॉर एग्जाम्पल राखी सावंत है, राखी जी, और मीका है, मीका सिंह. Now, Rakhi and Mika have entered into a transaction for which, say, Akshay Kumar is the guarantor. ठीक है. And now, Mika has given certain goods to Rakhi, for which Rakhi has to make the payment after 3 months. तो क्रेडिट पीरियड कितना है, 3 months. और गारंटर कौन है, अक्षय कुमार. ही इज द श्योरिटी, ही इज द गारंटर. राखी इज द डेटर एंड मीका सिंह इज द क्रेडिटर. अब देखो, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स सप्लाइड का पेमेंट राखी जी को कितने महीने बाद करना है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months. बट अब मीका जानता है राखी की क्या हाल है, बेचारे पति ने भी छोड़ दिया, काम नहीं मिल रहा है, क्या काम करती है आज तक नहीं समझ में आया, सच, बट उसकी चर्चा आज तक है. अब ऐसे केस में मीका ना राखी से कहता है कि ठीक है यार बहन, सिर्फ तेरे लिए 3 नहीं, इवन इफ यू मेक द पेमेंट आफ्टर 5 months इट इज ओके. मतलब यहां पे हमारे क्रेडिटर ने हमारे डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दिया है फॉर द पेमेंट.
he has given more time to pay the debt to the debtor. बट ये जो 3 के बदले 5 महीने आपने चेंज किया है, क्या आपने अक्षय कुमार की अप्रूवल ली है? नहीं ली है. विदाउट द अप्रूवल ऑफ द श्योरिटी आपने क्या यहां पे टाइम पीरियड एक्सटेंड कर लिया है. एक्चुअली दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तब हम कहते हैं श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज. सो वेन एवर द टाइम पीरियड फॉर मेकिंग द time period for making the payment has been extended by the creditor and the debtor without taking the permission of the surety will be discharged. हमारे creditor has allowed more time has allowed के बदले has given more time to the debtor for payment of debt. Without surety's consent. Here the surety will be discharged. Here the surety will be discharged. बट सुनो ना, इसमें और एक पॉइंट है जो मेरे को बताना है, जो उसका एक्सेप्शन है, जहां श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है. सुनो ना, केस नंबर 2 में ब्लू इंक से लिख रही हूं. क्रेडिटर ने टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए डेटर से बात नहीं की है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात की है. गर्लफ्रेंड वुड बी कंसिडर्ड एज अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन 3 लोग है? मीका, राखी एंड अक्षय कुमार. गर्लफ्रेंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. मीका ने क्या किया है? टाइम एक्सटेंड करने के लिए राखी से बात नहीं की है. किससे बात की है? अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कौन है? थर्ड पार्टी. तो ऐसे केस में जब हमारा क्रेडिटर टाइम पीरियड एक्सटेंड कर रहा है, प्रिंसिपल डेटर का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर रहा है, बट इस एक्सटेंशन के बारे में वो डेटर से बातचीत नहीं करता है, कोई थर्ड पार्टी से बातचीत करता है. क्या थर्ड पार्टी के पास कोई अधिकार है वेरिएट करने का? तो वो चर्चा करना चर्चे के बराबर ही है, सिर्फ चर्चा ही है. वो वेरिएशन में रिजल्ट नहीं करेगा. चर्चा कर ली, बस हो गया. दैट विल नॉट रिजल्ट इनटू वेरिएशन. और अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है. तब श्योरिटी डिस्चार्ज, श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा? वेरिएशन होगा तब. बट यहां पे तो वेरिएशन ही नहीं हुआ है, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज नहीं होता है. इसलिए मैं नीचे यहां पे ब्लू इंक में लिख रही हूं, श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड. Surety will not be discharged. Surety will not be discharged if the extension of time period surety will not be discharged if the extension of time period is done by the creditor
with a third party. टाइम पीरियड किसका एक्सटेंड कर रहे हो? डेटर का, पेमेंट देने के लिए. बताओ ना मुझे, मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए इसमें. श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा, श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा? क्रेडिटर और डेटर के बीच में टाइम पीरियड एक्सटेंड की बात हुई तो श्योरिटी डिस्चार्ज होता है. बट क्रेडिटर और थर्ड पार्टी के बीच में एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बारे में बात की तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है. आते टेक्स्ट बुक्स पे ये दोनों भी पॉइंट्स में रीड कर रही हूं. किया क्या मैंने रीड? ये पॉइंट्स रीड किए मैंने? आ जाओ फिर जल्दी, स्विच इन स्विच आउट. ये देखो, फर्स्ट, when the time for payment of the guaranteed debt comes, the surety has the right to require the debtor to pay off the debt. Accordingly, it is one of the duties of the creditor towards the surety not to allow the principal debtor for more time for payment. और अगर उसने और टाइम पेमेंट के लिए दे दिया तो कौन डिस्चार्ज होगा? श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. बट अब देखो ये किसके बीच में है? डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में, डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में. बट इसी से संबंधित ये वाला पॉइंट है. When a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with a third person, then the surety is not discharged. Then the surety is not discharged. यहां पे आपने टाइम पीरियड एक्सटेंशन के लिए किससे बात की है? थर्ड पार्टी, गर्लफ्रेंड से. तब श्योरिटी डिस्चार्ज, क्योंकि उसका इंपैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ नहीं है, ये बात करने जैसा ही है. समझ रहे हो क्या? बैक बेंचर्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? गुड. और बाकी बच्चे? बस लास्ट 2 पॉइंट्स है. झाला मग. देखिए ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है तो दोनों में एक साथ ही पढ़ाने वाली हूं. जैसे ये इससे जुड़ा हुआ है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है. वो जनरल रूल, वो एक्सेप्शन. वैसे भी ये जनरल रूल और ये एक्सेप्शन. नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर. सुनो ना क्या हुआ यहां पे. कम ऑन गाइस. क्रेडिटर ने डेटर को स्यू करने के लिए अपना राइट वेव ऑफ कर दिया है. स्यू करना मतलब केस फाइल करना. कल जाके डेटर डिफॉल्ट करता है, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करके पैसे तो रिकवर कर ही सकते हो. यहां पर हमारा क्रेडिटर कह रहा है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आई विल नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट यू डेटर. I promise I will not sue you. I promise I will not file a case against you. ऐसा कौन किसको वादा दे रहा है? क्रेडिटर डेटर को वादा दे रहा है कि मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा. आप सोचो इससे क्या होगा. डेटर ने डिफॉल्ट किया, कौन पैसे देता है? श्योरिटी. श्योरिटी जैसे ही पैसा देता है, श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर एज अ श्योरिटी. अब श्योरिटी डेटर से पैसे डिमांड करेगा.
डेटर ने बोलता जा हट, मैं नहीं देता तेरे को पैसे, जो करना है कर ले। बेचारा हमारा श्योरिटी जो करना है वो कर भी नहीं सकता है, स्यू करना। वो स्यू नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो पोजीशन पहले क्रेडिटर की थी, अब वो पोजीशन श्योरिटी की हो गई है। एंड एज अ क्रेडिटर आपने आपके राइट टू स्यू को वेव ऑफ कर दिया था। आपके पास स्यू करने का राइट नहीं है, तो श्योरिटी को भी स्यू करने का राइट नहीं मिला। इस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से, ये क्लॉज के वजह से श्योरिटी की लायबिलिटी, श्योरिटी ना कमजोर पोजीशन में आ गया। हिज पोजीशन इज इंपेयर्ड, हिज पोजीशन इज इंपेयर्ड, हिज पोजीशन इज इंपेयर। इंपेयर होना मतलब कमजोर होना, वीक हो जाना, WEAK, वीक। वीक हो जाना मतलब कमजोर हो जाना, इंपेयर हो जाना। क्रेडिटर कुछ भी हरकत करे जिसकी वजह से श्योरिटी की पोजीशन कमजोर हो जाती है, स्ट्रेट अवे हम कहते हैं श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड। आप कोई भी हरकत करो जिससे श्योरिटी की पोजीशन कमजोर हो जाए, इंपेयर हो जाए, वीक हो जाए, हम कहते हैं श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड। आपने तो वादा कर लिया, हे डेटर मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा, बट तेरे ये वादे की वजह से श्योरिटी की पोजीशन कमजोर हो गई ना, क्योंकि तेरी जगह तेरी नहीं है, श्योरिटी लेने वाला है तेरी जगह। तो अब श्योरिटी भी डेटर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगा, उसका तो हक चले गया ना। श्योरिटी की पोजीशन वीकन हो गई, कमजोर हो गई, इंपेयर हो गई। हम कहेंगे ऐसा कुछ भी अग्रीमेंट में क्लॉज लिखा होगा, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड। So, if the creditor undertakes an agreement with the debtor and promises not to sue him, the surety will be discharged. The surety will be discharged. But देखो इसी से जुड़ा हुआ ये आखिरी पॉइंट मग झालं. Mere forbearance on the part of the creditor to sue the debtor does not discharge the surety. हे भगवान मला वाचवा. पहले लॉ उसमें से इंग्लिश. Mere forbearance on the part of the creditor to sue the debtor does not discharge the surety. Forbearance का मतलब मालूम है आपको? Forbearance का क्या मतलब होता है? Forbearance का मतलब बेसिकली होता है टू रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लीगल राइट. एक लिखो आप, फिर मैं समझाती हूं. टू रिफ्रेन योर, अब रिफ्रेन मत पूछना मेरे को. To refrain yourself from exercising a legal right. To refrain मतलब खुद को रोकना. Yourself from exercising a legal right. To refrain yourself from exercising a legal right. सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूं, सुन रहे हो क्या? एक है अपने राइट को छोड़ देना, जो आपने अभी पॉइंट में पढ़ा था. यहां पे क्या हुआ था? क्रेडिटर ने अपने राइट को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, वेव ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से क्या श्योरिटी की पोजीशन कमजोर हो रही थी.
हम लोग यहां पे बात कर रहे इस वाले पॉइंट में, हाँ, हेडिंग ही देखो, केसेस वे श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। इस पॉइंट में हम कह रहे हैं क्रेडिटर ने अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया। सुनो ना, मेरे पास राइट है टू स्यू यू। एग्जाम्पल, आई हैव अ राइट टू स्यू यू। आई कैन एक्सरसाइज दिस राइट और आई माइट नॉट एक्सरसाइज द राइट। क्या मेरी मर्जी चलेगी? मैं चाहूं तो केस फाइल करूं, ना चाहूं तो ना करूं। मैंने केस फाइल नहीं किया, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा कॉल है दैट आई डोंट वांट टू फाइल द केस। सुन रहे हो क्या आप कि नहीं सुन रहे हो? एंड आई हैव डिसाइडेड आई डू नॉट वांट टू फाइल द केस। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? जैसे कि राइट टू वोट, यू ईदर वोट और यू डू नॉट वोट। दिस इज योर राइट, यू ईदर एक्सरसाइज इट और यू डू नॉट एक्सरसाइज इट। बट राइट तो है ना आपके पास, है या नहीं है? राइट है, इसको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। राइट है, इसको आपको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। सही या गलत? ईदर यू एक्सरसाइज द राइट और यू डू नॉट एक्सरसाइज द राइट। ट्रू और फॉल्स? अरे बोलो ना। पहले वाले केस में जो इसके पहले मैंने डिस्कस किया था, क्रेडिटर ने अपने राइट को वेव ऑफ कर दिया था, वेव ऑफ। उसके पास वो राइट ही नहीं था, और क्योंकि क्रेडिटर के पास ये राइट नहीं था, ये राइट श्योरिटी को भी नहीं मिला, इसलिए हमने कह दिया श्योरिटी की पोजीशन क्या हो गई? कमजोर हो गई। ये जो केस हम कर रहे हैं अब, ये फॉरबिनेंस का केस, यहां पे क्रेडिटर ने अपने राइट को वेव ऑफ नहीं किया है, उसने बस अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया है। उसने बस अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया है। वो अगर चाहे तो केस फाइल कर सकता था, बट उसकी चाहत नहीं है केस फाइल करने की। ही डजंट वांट टू फॉल इनटू दैट कोर्ट कचहरी का चक्कर। उसने केस फाइल नहीं किया, ठीक है ना। क्रेडिटर ने केस फाइल नहीं किया तो क्या बड़ी बात है? जैसे श्योरिटी क्रेडिटर को पैसे देता है, श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। एज अ श्योरिटी ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द डेटर। तो श्योरिटी की पोजीशन कमजोर नहीं हो रही है। क्रेडिटर ने केस फाइल नहीं किया, आप तो केस फाइल कर ही सकते हो। क्रेडिटर ने केस फाइल नहीं किया, आप तो केस फाइल कर ही सकते हो। अरे हो कि नहीं? इसलिए कहा हुआ है इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। मियर फॉरबिनेंस, फॉरबिनेंस मतलब तुम्हारे पास हक था केस फाइल करने का, बट तुमने वो हक को एक्सरसाइज नहीं किया। तुमने अपने आप को रिस्ट्रेन किया, अपने आप को रोका है केस फाइल करने से। बट जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट, इट विल नॉट मीन कि श्योरिटी ऑल्सो कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट। श्योरिटी स्टिल हैज द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट द डेटर। इसलिए श्योरिटी की पोजीशन कमजोर नहीं होती है, इसलिए श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। वेरी गुड। जो मेरे साथ है, बाकी सब लोग डूब गए। सो फॉरबिनेंस मतलब अपने राइट को एक्सरसाइज ना करना। यहां पे क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को स्यू करने के राइट को एक्सरसाइज नहीं किया है, ठीक है ना। क्रेडिटर ने नहीं एक्सरसाइज किया। श्योरिटी आप तो राइट एक्सरसाइज कर ही सकते हो, तुम्हारी पोजीशन कमजोर नहीं हो रही है। और अगर तुम्हारी पोजीशन कमजोर नहीं हो रही है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, बराबर ना। इसलिए लिखा है यहां पे डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। फॉरबिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने अपने राइट को रिफ्रेन किया है। कौन से राइट को? प्रिंसिपल डेटर को स्यू करने के राइट को। उसने इस हक को, इस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया। उसने नहीं किया, आप तो कर सकते हो ना, बराबर, आप कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हो गया ज़्यादा। बाकी तो हमारी बातें ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। कल हम लोग पूरा का पूरा गारंटी एंड टू एंड रिवाइज करेंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस करेंगे। सो कल आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर लेके आना, ठीक है? धन्यवाद, कल मिलते हैं। टुमारो आई एम नॉट टेकिंग दैट प्री रिजल्ट बैच, सो आई कैन कम बाय 11:30, इज दैट ओके? चलेगा क्या? क्योंकि मेरी वो वाली क्लास ही 11:15 तक चलती, फिर मैं इधर 12 बजे आती हूँ। कल मैंने उस बैच को छुट्टी दी है, तो मैं यहाँ पे 11:30 बजे आ जाऊँ, चलेगा आप लोगों को? तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। अगर टाइम मिले तो बेलमेंट भी शुरू कर सकते हैं फिर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग टुडे। Bye bye virtual kids, GDPD students, bye bye. टेस्ट कब है? अब पढ़ना तो चालू करो बेटा आप।